हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, पूरा देखना। क्योंकि अगर आप टीचर हो तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ सकती है और टीचर में किस सेक्टर में टीचिंग में सैलरी घट रही है, इस पर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को कोचिंग स्कैम से कैसे आप बचाएंगे और खुद से कैसे बचाएंगे, मैं बताऊंगा आज। कि यह जो बच्चा सुसाइड कर रहा है उसमें गलती आपकी भी है, हमारी है, हमारी सोसाइटी की है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया में टॉप जॉब गिवर इंडस्ट्री कौन सी है और किस तरीके से हम आईआईटी जेईई नीट के पीछे ही पागल हुए पड़े हैं। साथ ही साथ मैं लास्ट में सुसाइड से बचने के तरीके के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इन दोनों को आप जानते होंगे, ऑब्वियस है, मुझे कोई जानता हो या ना जानता हो, मैं कुछ हूं नहीं इस इंडस्ट्री का, लेकिन यह दो महापुरुष, इनका फोटो मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि इनके कोचिंग पे अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। इनके कोचिंग पे सीधे एक नोटिस भेजी गई कि भाई क्या मामला चल रहा है, हम निकालते हैं 1000 वैकेंसी और तुम्हारी कोचिंगों के जो सिलेक्शन रेट को हम मिला दें तो 3000 से ऊपर हो जाती है। यार, जो काम आज तक सरकार नहीं कर पाया ना, वह काम ये कोचिंग इंडस्ट्री करके बैठे हुए हैं। यूपीएससी की जो वैकेंसी होती है वो 1000 वैकेंसी होती है और इनके जो सेलेक्ट हुए हैं उनका काउंट करेंगे आप तो वह 3000 चला जाएगा। तब तो अच्छा है यार, सरकार की जरूरत ही क्या है, इन्हीं को वोट दे दो। जो काम सरकार नहीं कर पा रही वह कर रहे हैं। सेकंड सेक्शन, कई जगह पहले मैं यह दिखाई देता हूं कि ऐसा इन्होंने कहाँ किया है ताकि आपको थोड़ा बहुत भरोसा होना शुरू हो जाए कि यह बंदा जो बता रहा है वह सही चीज़ बता रहा है। यह मैं गूगल पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आज या कल का ही आर्टिकल है। इसके जब सेक्शन में आप नीचे जाएंगे तो देखिए क्या मज़ेदार बात लिखी हुई है। यहाँ पर जो ऑफिसर है खरे सर, इनका कहना है कि एक इंस्टीट्यूट है यूपीएससी का, उसने क्या क्लेम किया, उसने क्लेम किया कि 682 टोटल 933 पोस्ट ओपन हुए थे और उसमें से 682 682 सिलेक्शन तो भाई साहब की कोचिंग नहीं दे डाली, तो बाकी कोचिंग घास चल रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब इन्होंने रिटेन में उससे मांगा कि भाई ब्यौरा देना, तो ये 682 आपके पास कैसे सेलेक्ट हो गए, तो इनका कहना था, किसका, कोचिंग वालों का, कोचिंग वालों का कहना था कि यह जो 682 कैंडिडेट हैं इसमें से 673, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, हाँ अब सही है, 673 जो लोग हैं इस 682 में से, 682 में से 673 लोग जो हैं वो हमारे यहाँ भाई साहब मॉक इंटरव्यू में आए थे और बाकी जो 9 लोग हैं वह हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में अटैच हुए थे। क्या मजाक है यार, मतलब सच में पढ़ाई करके एक बंदा भी इनके यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्या दे दी कि 933 में से 682 लोग हमारे यहां से सेलेक्ट हुए। पेरेंट्स एकदम पागल, इजी कोचिंग में जाओ, इजी कोचिंग में जाओ, अरे मत जाओ। सिर्फ एक भी बच्चा इनके यहां से फुल पढ़ाई करके सेलेक्ट नहीं हुआ था। 682 जो सिलेक्शन इन्होंने दिया उसमें से 673 बच्चे मॉक इंटरव्यू में आए थे। और इसका खेल मैं बताता हूं यूपीएससी वाले कर क्या रहे हैं आज के डेट में। वह देखते हैं कि जो बच्चा मेंस क्वालिफाई कर गया उसके पास तुरंत कॉल जाता है और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है, मैं अभी नीट और जेईई की भी बात करूंगा इसमें सर, आप घबराइए मत। जो यूपीएससी का बच्चा होता है उसका जो पूरा लाइफ का जो शेड्यूल होता है ना वह काफी टफ होता है। सुबह उठना, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू न्यूज़पेपर लेना, क्लासेस करना, ऑप्शनल की क्लासेस अलग करना, जीएस की क्लासेस अलग करना, करंट अफेयर की प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना और रात को सो जाना।
ना उसको शादी ब्याह से मतलब है, ना ही उसके घर में कोई पार्टी हो रही है उससे मतलब है, उसको किसी चीज से लेना देना नहीं होता। अब अचानक से उसका मेंस निकलता है, मेंस निकलने के बाद उसको रेस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि इससे पहले अभी तक उसने रेस्पेक्ट पाया नहीं। वो जहां भी जा रहा था बोल रहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो उसको सुनने के लिए मिल रहा था कि तुम्हारे बाबूजी भी कबो यूपीएससी बना लो ना भैया, सीधे उसके बाप पे चले जाते थे लोग। अब क्या है, पहली बार उसने मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कोचिंग वाले कॉल करते हैं कि आप आइए, आप हमारे यहाँ इंटरव्यू दीजिए, आपके इंटरव्यू में आपका वीडियो भी बनेगा, उस वीडियो का सीडी भी आपको दिया जाएगा, 5 स्टार में आपको रहने का फ्री, खाने का फ्री, आने का फ्री, जाने का फ्री, आपको मोबाइल फ्री, कार फ्री, सब कुछ फ्री। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद अब क्योंकि इनको पता है ना कि जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है उन्हीं में से तो कोई सेलेक्ट होगा। अब जो सेलेक्ट होते हैं उनको यह दिखा देते हैं कि भाई साहब ने हमारे यहां से तैयारी की थी। अरे तैयारी नहीं की थी चाचा, उसने वहां पे इंटरव्यू दिया था। यह खेल चल रहा है। कुछ कोचिंग वाले तो इससे भी आगे हो गए, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, यह मेंस क्वालिफाई वाले को नहीं पकड़ते हैं, मेंस क्वालिफाई वाले को सब पकड़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, जिसने प्री क्वालिफाई किया उन्हीं को पकड़ लो और डाल देते हैं इतने मेंस क्वालिफाइड हमारे यहां से। अरे ये डालो तो सही सेक्शन। यही कंज्यूमर जो फोरम है हमारा, उसने बोला इनको कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, हमारे जो सीसीपीए का कहना था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि इसका यहां से रैंक आया है या यहां से सेलेक्ट हुआ है, तो यह भी दीजिए कि वो आपके यहां मॉक इंटरव्यू में आया था, आपके यहां प्री में आया था, मेंस में आया था, उसने करंट अफेयर की तैयारी की थी, ऐसे की तैयारी की थी, पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। यह शॉर्ट इंफॉर्मेशन देकर हमारे कंज्यूमर को भड़काइए मत। एक चीज और है यहां पे, आप समझिए कि हमारे एजुकेशन का लेवल कितना गिर गया है कि अब स्टूडेंट इज अ कंज्यूमर एंड नाउ CCPA is talking about to protect the right of the consumer. What the hell being in our countries? कि हमारे यह देश में हो क्या रहा है। मैंने टर्म कंट्रीज यूज किया, उसका रीजन यह है कि मैं पूरे वर्ल्ड वाइड को यूज कर रहा हूं। यहां पे CCPA है, अमेरिका में कुछ और है, लेकिन अमेरिका में भी यही हो रहा है। आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर का ईटेक जो आपका ऑनलाइन कोर्सेज बिक रहा है उसमें सेकेंड नंबर पे आ चुका है। जब हम कंज्यूमर के रूप में हो गए तो फिर एजुकेशन का मतलब क्या रह गया यार। एजुकेशन इज अ सर्विस, यह सेवा का भाव है। यहां पर यह सारी चीजें आ रही है, फिर भी ठीक है। इनका कहना था कि जो टॉप या जो हमारे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इनका कहना था कि अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो उसका पूरा विवरण दीजिए। एक हमारे काफी फेमस है, ब्राह्मण है, मैं उनका नाम थोड़ा रेस्पेक्ट से ही लेता हूं, लेकिन फिर भी गलत मतलब गलत, अवध ओझा सर। उन्होंने क्या किया, इकारा नाम का कोई कोचिंग है, उसको उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है। अब वो उनका है या किसी और का है यह मुझे जानकारी नहीं है। मैंने यह अंकित अवस्थी सर का वीडियो था, उसमें यह इंफॉर्मेशन पाया कि उन्होंने टॉपर्स को दिखा रखा है, टीना ढाबी वगैरह को। अब टीना ढाबी ने जिस ईयर में किया है और इकरा जिस ईयर में खुला है, उसके बीच में 3-4 साल का गैप है। तो गवर्नमेंट ने पूरा रिटन रिकॉर्ड मांगा है कि भाई ला, ये क्या मामला है, टॉपर किसी और ईयर की, तुम्हारा कोचिंग किसी और ईयर में ओपन हुआ है क्या, सपने में जाके पढ़ा लिया था क्या, टाइम मशीन का कोई डेवलपमेंट वगैरह कर लिया है क्या, तो उसका भी इससे रिकॉर्ड मांगा गया है। तो हमारे कोचिंग में ये चल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे जेईई नीट में भी देख लो, टॉपर आता है, फर्स्ट रैंकर, सारे कोचिंग वाले उसको छाप देंगे। अब बंदा पढ़ रहा होता है कोटा में, एक बंदा था वो बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसको डाल दिया कोटा सेंटर से आया है, उसको डाल दिया बेंगलोर सेंटर से आया है, उसको डाल दिया पुट्टुकोटाई सेंटर से आया है। अरे भाई, एक ही लड़का क्या हेलीकॉप्टर लेकर बैठा हुआ था क्या? सुबह कहीं और जा रहा है, शाम को कहीं और जा रहा है, दोपहर में कहीं और जा रहा है। और हमारे पेरेंट्स भी बहुत खतरनाक के बेवकूफ, ये देख रहे हैं कि जहां से टॉपर आया है वहां पे एडमिशन करा रहे। अरे वहां पे एडमिशन क्यों करा रहे हो, आपका बेटा टॉप कर जाएगा क्या? जिसको टॉप आना था वो नॉर्मल एजुकेटर से भी टॉप कर जाते हैं।
आपको यह समझना पड़ेगा कि हम कोचिंग वालों का रोल क्या होता है। हम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं आपके बच्चों का। हम इसके अलावा किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकते। अगर करा सकते होते तो सबसे पहले अपने घर वालों का कराते। अगर करा सकते होते तो सबसे पहले अपने घर वालों का कराते। जाके देख लीजिए रिकॉर्ड, जो भी टॉप एजुकेटर है उनके घर में कितने नीट वाले हो गए, रैंक नीट वाले रैंकर कितने हो गए, जाके देख लीजिए। हम सिर्फ एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाते। दैट्स द रियलिटी। या सीसीपीए ने किया है, मैं इनको थैंक्स करता हूं और मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम हमारे नीट में भी ये इंटरव्यू करें, हमारे नीट और जेई की कोचिंग में भी, क्योंकि यह अलग ही ओलझोल चल रहा है यहाँ पर सिस्टम में। अब होता क्या है, अगर मैं यूपीएससी में ही थोड़ा सा अभी और टाइम देना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं ज़्यादातर उसी एज ग्रुप में हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सुन भाई, गवर्नमेंट का क्रेज था, है नहीं। मैं एक सर है उनका नाम लेना चाहूँगा क्लियरली, अगर वो केस करना चाहें कर दें। मनीष सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सुपर टैलेंटेड बंदा, मेरे से कांटेक्ट में आया हुआ। वह आईआईटी से बीटेक है, आईआईटी से। उसके बाद 10 साल उन्होंने प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब की। खम्मा उमा लेकर एक बार बैठे, बोले सर तुझे पता है मैं आईआईटी से बीटेक होने के बाद उस समय मेरा जो पैकेज मिल रहा था, 2008 की बात बताते हैं वह, कि 24 से 30 लाख रुपए का। आई थिंक उस समय तो यह बड़ा पैकेज रहा होगा, इवन आज भी है। तो 2008 में तो 24 लाख का अपना एक वैल्यूएशन होता था। उन्होंने कहा बेटा मुझे इस लेवल का पैकेज मिलता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इतना प्रेशराइज किया कि आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। उन्हें यूपीएससी प्रिपरेशन में जाना पड़ा। वहां पे अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेस रहे। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम लोअर पीसीएस की तैयारी करो। उसके बाद अगेन वो अनसक्सेस रहे। इनका जो सेक्टर था दैट इज आई थिंक सीएस, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद फिर वह बैक टू कंप्यूटर साइंस जाना चाहते थे, लेकिन तब तक सब कुछ भूल चुके थे। नाउ ही इज टीचिंग मैथ, और आज के डेट में वह 20-22 लाख रुपए सालिना का पैकेज पा रहे हैं। और उनके साथ उस टाइम पीरियड पे जो उनसे कम रैंक लाने वाले लोग थे, जो कि एनआईटी से पास आउट थे, AIEEE उनके टाइम पे चलता था, उस सेक्शन से पास आउट थे, दे आर प्लेइंग बिटवीन 3 to 5 CR। तो इस पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? जब वही बीटेक करके उनको यूपीएससी में ही जाना था तो एसएससी बीएससी करके चले जाते, एमएससी करके चले जाते। उनका कहना था यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे। और आपको पता है जब 10 साल बाद आप लौटते हो तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वह खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि इस 10 सालों में जो आपका जूनियर होता है वह आपसे कई गुना आगे निकल जाता है। मैं एक ट्रेंड बताता हूं, जितने भी डेवलप कर रहे हुए कंट्री होते हैं, जहां पे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, इकोनॉमिक जो सेक्शन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वहां पे लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज होता है, इंक्रीज होता है, वहां पे लोग प्राइवेट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। जैसे अमेरिका है, जैसे कि कनाडा है, वहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देते हुए कोई लोग दिखाई नहीं देंगे। इसी तरीके से आप हमारे यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर लो, आप बेंगलोर में आईटी हब की बात कर लो, वहां पे लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देते हुए दिखाई नहीं देंगे। और मेरा कहना है कि जस्ट सपोज आपने 7-8 साल की प्रिपरेशन में गवर्नमेंट जॉब पा भी गए, मैं मान लेता हूं पा भी गए, तो मैक्सिमम सैलरी कितना पा जाओगे यार? 1 लाख पा जाओगे? चलो मैं तो मान लेता हूं कि 2 लाख रुपए पाओगे। 30-32 साल की एज में 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आप सैलरी पाओगे। और अगले 28 साल तक अगर मैं आपकी कैलकुलेशन करूं, क्योंकि 2 लाख रुपए अचानक तो पहुंचोगे नहीं, शुरुआत 50-60 हज़ार से होगी, तो एक एवरेज 3 से 4 करोड़ रुपए अपने पूरी लाइफ में आप कमा पाते हो। इस 3-4 करोड़ रुपए में कर क्या लोगे यार? पूरी लाइफ टाइम अगर आपने 3-4 करोड़ रुपए कमा भी लिया तो इसका कर क्या लोगे? प्राइवेट जॉब में ठीक है अनस्टेबिलिटी है, लेकिन किसके लिए? जिसके पास टैलेंट नहीं है। जिन बंदों के पास, मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूं, मेरे पास आज के डेट में 3 सेक्टर है। मैं मेडिकल कंसल्टेंट हूं, मैं हॉस्पिटल्स में टीचर दे रहा हूं, मैं कोचिंग में टीचर्स
सॉरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स दे रहा हूँ, कोचिंग में टीचर्स दे रहा हूँ, और मैंने अभी 2-3 आईटी सेक्टर की कंपनी से भी कांटेक्ट किया है जहाँ पे डिप्लोमा किए हुए बच्चों को दे रहा हूँ, इलाहाबाद वगैरह से जो डिप्लोमा करते हैं। आपको पता है वो बीटेक से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि बीटेक वालों का माइंडसेट थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ हो गया है, तो वो सीधे गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं और इधर यह सेक्टर में घुस के 35-40 हज़ार रुपये आराम से मंथली पा रहे हैं, और इनका जो लास्ट ग्रोथ होता है वो 2-2.5 लाख रुपये होता है। इस सेक्टर में जब से मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, ऐसा कोई बंदा मैं कोरोना टाइम पे भी नहीं जानता हूं जो टैलेंटेड रहा हो और अर्निंग ना कर रहा हो। जो टैलेंटेड नहीं है वह तो अर्निंग नहीं करेगा ना, और गवर्नमेंट में आपकी ग्रोथ का एक लिमिटेशन है। इफ यू हैव टैलेंट, गो बियॉन्ड द लिमिटेशन, आपको लिमिटेशन के बियॉन्ड जाना चाहिए। और रही बात यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री का, तो कोचिंग इंडस्ट्री क्या करेगा, आपसे 10 लाख रुपए फीस ले लेता है, उसके बाद कहता है कि कुछ नहीं तो अच्छे इंसान बन के निकलोगे, गो हेल्प विद दैट अच्छे इंसान। आपको भी लगता है कि हाँ 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 हम तो काफ़ी अच्छे इंसान बन के निकल रहे हैं, हमको यह टैग मिल गया। अरे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद जो तुम इंसान बन के निकलोगे, उस अच्छे इंसानियत का करोगे क्या जब तुम डिप्रेशन में रहोगे? यह क्या कहा, डिप्रेशन? एक रिपोर्ट देखो, एक आज रिपोर्ट देख लो। आईएएस वालों को एथिक्स पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम जो आईएएस निकालते हैं उनकी एथिक्स तो कोचिंग वाले खरीद लेते हैं, 1 महीने भी एथिक्स नहीं चलती। अब यहाँ पे देखिए, जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, ILTE इनकी रिपोर्ट है, मैं एकदम कोट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू भी चल रहा है। तो इनका कहना है कि जो 15% लोग हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, वह हाईली डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वह डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, वह स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं, वह एंग्जायटी से सफ़र कर रहे होते हैं। उनका डिप्रेशन इतना हैवी हो जाता है कि वह सुसाइड तक कर जाते हैं। तो उस अच्छे इंसानियत का आप लेकर करोगे क्या जब आप अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाओ? तो क्या हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? करो यार, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में यह लग जाता है कि नहीं मैं अगर कंटिन्यू करूंगा तो निकाल लूंगा, तब तो कंटिन्यू करो। फालतू का वहां पे पंचवर्षीय योजना मत चला दो। हमारे नीट में पहले पंचवर्षीय योजना चलता था कि एग्जाम के पहले 5 साल, एग्जाम के अंदर 5 साल, कि 5 साल की एमबीबीएस और 5 साल की प्रिपरेशन। इस तरीके से पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना मत चला दो। यहाँ पे 1-2 साल प्रिपरेशन किया, अगर हुआ ठीक, नहीं तो चले जाओ। कौन सा सारे आईएएस जो होते हैं वो खुश होते हैं? उनका थोड़ा सा आप कभी डिप्रेशन रेट देखो, जो भी आईएएस होते हैं उनका डिप्रेशन रेट देख लो एक बार, हाईली डिप्रेस होते हैं। उनसे अच्छा तो बिजनेसमैन है ना। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, बट मैं बहुत खुश रहता हूँ। यह खुशी इस बात की है क्योंकि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, मुझे किसी और का टारगेट नहीं कंप्लीट करना है। मैं अपना टारगेट कंप्लीट करता हूँ, 50,000 कमा लूँ महीने का, 2 लाख कमा लूँ, 3 लाख रुपया कमा लूँ, लेकिन मैं खुश रहता हूँ, सेटिस्फाई रहता हूँ। और मैं जो भी जनरेट कर रहा हूँ, जैसे सपोज एक सेक्शन में आपको बताता हूँ, मैंने यह कुछ बनियागिरी लोग होते हैं उनसे मैंने उनको ऑब्जर्व करके सीखा कि मान लीजिए आपका यूपीएससी में हो भी गया, चलिए, या फिर वो सरकारी टीचरों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, आपका वहाँ पे हो भी गया, आप वहाँ पे चले भी गए। ऐसे कंडीशन के बाद जब आपके बेटे को आपके लेवल पे पहुंचना होगा तो अगेन उसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आपने किया है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इंदिरा गांधी को सब लोग जानते हैं, गांधी परिवार को हम सभी जानते हैं। मैं राहुल जी से पहले ही सॉरी बोल देना चाहता हूं कि सर अगर आपको इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट लग गया जो आपको बुरा लगने वाला है तो मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन यू मस्ट प्राउड कि मैं आपका नाम लेकर कुछ चीज़ समझाना जा रहा हूं। मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूं। राहुल गांधी जी के जो दादी हैं, दैट इज इंदिरा गांधी, वो पीएम थी। सोनिया गांधी अपने आप में एक हस्ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि राहुल जी आए और डायरेक्टली पीएम बन गए। ही इज स्ट्रगलिंग टुडे, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप कहोगे इंदिरा गांधी ने इतना कमा दिया था कि राहुल गांधी को कमाने की जरूरत नहीं है। अरे गो एंड आस्क हिम कि वो बंदा कितना डिप्रेस होता होगा।
हमारे घर में अगर एक सरकारी नौकरी नहीं निकलती, जेई नहीं निकलती, नीट नहीं निकलती, तो बच्चा जाके सुसाइड कर ले रहा है। उस बंदे के बारे में सोचो जिसके घर में सब लाइन से पीएम रहे हों, वो बंदा एक ढंग का संसद का चुनाव नहीं जीत पा रहा है, वो कितना डिप्रेस होगा। क्या राहुल गांधी को आज स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है? ऑब्वियस करना पड़ रहा है। अब उसी के प्लेस पर अंबानी जी की सिस्टम को ले लो। अंबानी जी ने मेहनत किया, ओवरऑल ग्रोथ हुआ उनका, उनके बेटे को मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो मेहनत करने वाले हैं उनको हायर करके वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा लॉस होता है कि ठीक है, आपका जो अपना लाइफ है वह कंफर्ट जोन में चलता रहेगा, लेकिन इससे आप जनरेशन नहीं बना सकते। जनरेशन बनाने के लिए फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मैं किसी सरकारी नौकरी में हूं और कल को मेरी डेथ होती है, तो मेरे बेटे को क्या है कि उसके प्रेफरेंस में कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी उसकी एजुकेशन चाहिए ना। बट अगर मेरा कोई व्यापार है तो मेरा बेटा उस व्यापार को संभालेगा, और उसकी ग्रोथ, जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, वह काफ़ी फास्ट होती है, वह काफ़ी तेज़ी से कंपाउंडिंग ग्रोथ करेगा। अब मैं कोचिंग के स्कीम के बारे में एक सेक्शन पे और आता हूँ। ये तो मैं समझा रहा था कि क्यों तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, सॉरी मैं भूल गया, मैं कोचिंग स्कैम पे था। तो अब समझना कि यहाँ पे जो आपका बच्चा आता है उसके साथ किस तरीके से स्कैम खेला जाता है। आपका बच्चा यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पे दो बैचेस बनते हैं। एक तो रैंकर, एक रैंकर बैच बनता है। इस रैंकर बैच में सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनका रैंक निकल सकता है। उनका हाइजेनिक फूड दिया जाता है, उनको उनसे फीस नहीं लिया जाता है, एक अच्छे कमरे में उनको ठहराया जाता है, उनका फूड एंड एकोमोडेशन की प्रॉपर व्यवस्था। उनके पास जो टीचर जाते हैं वो टॉप ग्रेड के टीचर जाते हैं उनको पढ़ाने, वह सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए होते ही हैं। और उनको पढ़ाया क्या जाता है, अगर वह नीट का बंदा है तो उसको एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, जो रैंकर बच्चा है। और जो नॉन रैंकर बच्चा है उसको कई सारी किताबें परोस दिए जाते हैं, कई सारी किताबें परोस दिए जाते हैं। वह उसी में झुंझुने की तरह खेलना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे यह बुकलेट मिला, मुझे वह डीपीपी मिला। अरे यार, उस बुकलेट का क्या करोगे, चाटोगे उसको लेकर? वो खाने वाली चीज़ नहीं है ना, लॉलीपॉप नहीं है बुकलेट, उसको दिमाग में भरने की चीज़ है। तो आप एनसीईआरटी पे, बच्चा एनसीईआरटी पे फोकस ही नहीं करेगा, लेकिन ये रैंकर को डायरेक्टली उसी पे फोकस कराया जाता है। इनके सिलेबस को कॉन्साइज करा दिया जाता है। और जो बैंकर वाले बच्चे होते हैं जिनको पैसा देना होता है, उनके पेरेंट्स से 2-4 हज़ार तारीफें करके कि बस आपका बच्चा आइंस्टीन का बाप है, वो तो आइंस्टीन अभी पैदा होता तो उसको भी ये पछाड़ देता, आप लाइए 2-3 लाख रुपए फीस भर दीजिए। और हम जाके 2-3 लाख रुपए फीस भर देते हैं विदाउट अपने बच्चे के टैलेंट को जाने, यह देखकर कि इस फलाना कोचिंग का जो बच्चा है वो रैंक 1 लाया था। अरे वह रैंक 1 उस कोचिंग में नहीं होता तो भी आ ही जाता उसका। बैंकर्स के पास जो टीचर जाते हैं उनका लेवल उतना अच्छा नहीं होता, उनका जो सिस्टम फॉलो होता है वह सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन किया जाता है बच्चों का। कभी डांस करा दिया, कभी नाच करा दिया, कभी कोई प्रोग्राम करा दिया, जो टीचर जा रहा है वो मजाक कर रहा है वहाँ पे बैठ के, उनके मेंटल सेटिस्फेक्शन किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में कोचिंग है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता अदरवाइज मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लड़कीबाजी करके वह सबसे बड़ा कोचिंग बन गया, डांस करके। अरे यार, लड़कीबाजी सेक्शन जो है उसको करना है तो कोचिंग काहे खोल लिया तुम, कुछ और खोलते। और बच्चा पागल है, पहले तो भागा, अब वहां पे लगातार बच्चे डिक्रीज हो रहे हैं। तो रैंकर और बैंकर दो बच्चा बनता है। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपका बच्चा रैंकर है कि नहीं। अगर रैंकर नहीं है तो उसको बैंकर मत बनने दो, फिर लोकल कोचिंग में डाल दो उसको, वो वहां से भी नॉर्मल लेवल पे सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट पे किसी कोचिंग में डाल के प्रिपरेशन कराने से ज़्यादा बेटर है कि आप पहले खुद रिसर्च करें कि क्या क्या पढ़ना है, वही पढ़वा दें अपने बच्चे को। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, एक हमारे यहाँ एग्जाम होता है AIATS। अब मैं नीट पे आता हूँ, लगभग सारे कोचिंग लेते हैं, लगभग सारे कोचिंग। अब AIATS एग्जाम होगा, जिन बच्चों का 650 नंबर से ज़्यादा आना शुरू होगा, ये मुझे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी, मेरा ही स्टूडेंट था, उसका इस बार 685 नंबर आया है 685 नीट में। तो उसने बोला सर मेरा
मैं एक काफ़ी बड़े कोचिंग का एग्ज़ाम AIATS मैंने ही सजेस्ट किया था उसको, क्योंकि वह मेरी नज़रों में काफ़ी बड़ा अच्छा कोचिंग था, बट अब नहीं रहा। अब तो मैं टेस्ट सीरीज जो है वो खुद ही अपने टीचरों से बनवा के दे रहा हूँ। उसने कहा कि सर मेरा जब 650 से ऊपर आना शुरू हुआ 4 टेस्ट में, तो मेरे पास उस कोचिंग से कॉल आ गया। उन्होंने प्रॉपर एक एग्रीमेंट हमसे साइन करा लिया, और एग्रीमेंट साइन कराने के बाद उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज फ्री कर दी और हमें अपने सेक्शन में बुला लिया। कैन यू बिलीव कि इस बच्चे ने प्रिपरेशन वहाँ से नहीं की थी। इसका AIATS में नंबर ज़्यादा आ रहा था, उसको पता है कि नाउ ही इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड, उसने उसकी पहले ही बोली लगा दी। यह भी खेल हमारे सेक्शन में होता है। अब अगर आप टीचर हो तो इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप टीचर हो तो, क्योंकि आपके लाइफ में यह फेज जरूर आएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेरी एक बात मान लीजिएगा सर कि इसमें टीचरों की कोई गलती नहीं होती। वह तो बेचारे डायरेक्टर के कठपुतली होते हैं, उनको अपना घर चलाना होता है, उसकी वजह से वो वही करते हैं जो डायरेक्टर बोल रहा होता है। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो अब मेरी बात एक समझिएगा, कोचिंग इंडस्ट्री आपके साथ भी खेल खेलती है। कोचिंग इंडस्ट्री में कमाता सिर्फ डायरेक्टर है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कोचिंग में रियल अर्निंग जो है वो डायरेक्टर करता है। आपको 2-4 लाख रुपए फेंक देता है और बोलता है सर हाँ आप मोदी हो और आप ही की वजह से कोचिंग चल रहा है, जिस दिन आपसे बेटर मिलेगा लात मार के बाहर। अब टीचर के साथ खेल कैसे होता है? मान लीजिए आप किसी एक एरिया के काफी फेमस टीचर है, वो आपको देगा 10 करोड़ रुपए। चलो 1 करोड़ मान लो, थोड़ा लिमिट में आ जाते हैं कि सर 1 करोड़ में आ जाइए, और आपके एरिया में वो कोचिंग खुल गया। आपको लगा यार सही है, मैं 50 लाख रुपए कमा रहा था या 30 लाख रुपए कमा रहा था, मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मेरे लिए तो यह भगवान हो गया। आप उस कोचिंग में चले जाते हैं। एक्चुअली वो आपके टीचिंग को देख के आपको नहीं बुलाया था, क्योंकि आप फेमस हो चुके हैं इसलिए उसने बुला लिया। आपके पीछे 200-300 बच्चे चले गए। अब एक चीज समझिएगा कि आप कितने भी बड़े महान टीचर रहे हों, आपके दिमाग में कितना भी सिलेबस चलता रहा हो, आपके पास जो बच्चा कलेक्ट रहा होगा वो 9 से 12th या 12th पास 1 ईयर, यह बच्चा आपसे 4 साल कनेक्टेड रहता है। मतलब आपके मार्केट वैल्यूएशन कितना है? 4 साल। कहीं कहीं तो 2 साल भी नहीं होता। 11th-12th वाले अगर वह सिर्फ टीचर हैं तो उसके बाद यह कोचिंग क्या करेगा? आपसे कहेगा, मान लो आप मैथ के टीचर हो तो आपसे कहेगा ऐसा करो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाओ सिर्फ, और बाकी DPP देखते रहना, क्लास में खड़े हो जाना, हमारे छोटे जूनियर है ना वो पढ़ाएंगे, आप भी एकदम टाइट कि हमको पढ़ाना नहीं है, हमारा जूनियर पढ़ाएगा। और आप थे ब्रह्मा मैथ के, 4 साल पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, आपकी औकात जीरो हो जाएगी सर, आपकी औकात ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप कितने भी बड़े ब्रह्मा रहे 4 साल में मैथ भूल जाएंगे। लगातार इनोवेशन होता है। अब इसको आपकी जरूरत नहीं है। वो बोलेगा सुन, जब 1 करोड़ रुपए देना था ना तो बोलेगा सर जी 1 करोड़ ले लीजिए। अब बोलेगा सुन टीचर वाह, ऐसा कर 30 लाख रुपए लेगा। मैं थोड़ा टफ शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए यह चीज, जब भी आपके साथ यह चीज फेस हो। 30 लाख रुपए लेगा, आप कहोगे नहीं हमको 1 करोड़ दो, नहीं तो हम फिर से बच्चा बनाएंगे। तो जा बना ले। 4 साल में आपकी मार्केट वैल्यूएशन हो चुकी होगी 0। क्यों? क्योंकि आपके नाम पे जो बच्चे आने थे वो उस कोचिंग के पास जा चुके हैं। अब आप जब मार्केट में खड़े होंगे तो अगला 10 साल आपका फिर से लगेगा, और सिलेबस गए हैं आप भूल, और दोबारा उस एज में मेहनत नहीं हो पाता। फाइनली आपको फिर से यहाँ पे 30 लाख पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, या पूरी लाइफ एक बार फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टीचर, यहाँ पे उस डायरेक्टर ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया, आप आए लालच के चक्कर में और वह था व्यापार के चक्कर में। उसने उन बच्चों को धोखा दिया जो कि आप पे फेथ करके वहां पे गए, क्योंकि जब आपके अंडर में थे तो आप 10-20 हजार रुपया लेकर उसको अच्छा पढ़ा लेते थे। जब उनके अंडर में जाएंगे तो वहीं पे 1-2 लाख रुपए लेंगे और अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। सिलेक्शन रेशियो देख लीजिए आप,
बहुत कम है, बहुत गिर चुका है। यह स्कीम टीचर के साथ भी होता है। मैं सिर्फ यहां पे यह वीडियो, यह एकमात्र वीडियो होगा शायद इंडिया में जो कोचिंग स्कीम के साथ साथ टीचरों को बता रहा होगा कि आपके साथ क्या स्कीम हो रहा है। एक और स्कीम होता है आपके साथ, मैं चाहता हूं कि मैं उसको भी डिस्कस करूं। जैसा सपोज आपकी हायरिंग चल रही है, इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा इस सेक्शन में कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक बायो चूज कर लिया। अब जाके देखिएगा, बहुत सारे कंसल्टेंसी के नंबर अगर आपके पास सेव हैं तो बायो की वैकेंसी सितंबर से लेके अभी तक लगातार डिक्रीज हुई। मैं ये बता रहा हूं कि क्यों सैलरी टीचर की डिक्रीज होती जा रही है। पेरेंट्स अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, आपके लिए ही फायदेमंद है, आपको भी इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। नहीं तो यह मैं टीचर के लिए बना रहा हूँ। मेरा क्या रहता है कि मैं जो वीडियो है वो अर्निंग के लिए नहीं बना रहा, इसलिए आज तक मैंने कभी वीडियो में बोला नहीं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। मेरे मन की बातें हैं, मैं अपनी मन की बातें रखता हूँ। जिनको इच्छा है वह सुने, जिनकी इच्छा नहीं है वो ना सुने। मुझे कुछ कमाना वाना नहीं है मेरे पास। जिस दिन 10 करोड़ आएगा मैं तब भी खुश रहूंगा, जिस दिन 1 रुपया आया मैं तब भी खुश रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है उपनिषद और मैं उससे बड़ा सेटिस्फाई होने लगा हूँ लाइफ में। आप समझिएगा, अगर आप टीचर हैं तो मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक ले लिया बायो। मैंने कहा कि बायो की वैकेंसी लगातार डिक्रीज हुई है। अब एक सेक्शन समझिएगा कि अगर मैं 2015-16 की बात करता हूँ, 2016 तक क्लास में अगर 10th में 100 बच्चे हैं जो कि साइंस लेना चाहते हैं तो इसमें से 20 बच्चे जाते थे बायो की तरफ और 80 बच्चे जाते थे मैथ साइड। अब जो 80 बच्चे मैथ साइड में गए हैं इनमें से अगर 10% टीचर बनते हैं तो 8 टीचर बन गए, 4 मैथ के और बचे 4 में से 3 फिजिक्स के, 1 केमिस्ट्री के। इसलिए देखिएगा केमिस्ट्री की डिमांड हमेशा ज़्यादा ही थी, हमेशा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे भी 10% अगर बच्चे टीचिंग में गए तो 2 बायो का टीचर। सबसे ज़्यादा टीचर कौन बन रहा था? मैथ वाला। इसलिए मैथ की डिमांड जो थी वह कम थी। अब रिवर्स हुआ 2016 के बाद। अब अगर क्लास में 100 बच्चा है तो कम से कम 50 बच्चा लेगा बायो और 50 बच्चा आईआईटी। यह मेरा फेथ है, भविष्यवाणी भी है कि आने वाले 5 साल के अंदर आईटी सेक्टर में जेई के बच्चे जो है वो बढ़ जाएंगे। जेई मेंस देने वाले बच्चे बढ़ जाएंगे। अभी डिक्रीज हुए हैं नो डाउट, जिस रेशियो से बढ़ना चाहिए उस रेशियो से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि बीटेक का खेल ही इतना गंदा चला है मार्केट में। लेकिन फिर भी जो फ्यूचर सेक्टर को मैं देखते हुए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। अब समझिएगा यहाँ पे कि 50 बच्चे लेगा बायो। अब अगेन 50 में से अगर 10 बच्चा जा रहा है टीचिंग में, या 10% ही ले लो, 5 बच्चा अगर टीचिंग में जा रहा है तो इस 5 में से शायद कोई एक बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा है, शायद कोई एक बच्चा, 4 बच्चा बायो पढ़ाएगा। अगेन यहाँ पे 5 बच्चे जाएंगे टीचिंग सेक्टर में तो 5 में से 2 बच्चा मैथ में, 2 बच्चा फिजिक्स में या 1 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अगेन अब आप देख रहे हो क्या, 4 बच्चे बायो में चले गए। इसका मतलब कि बायो की वैकेंसी तो ज्यादा होगी लेकिन उसके रेशियो में जो बायो के टीचर होंगे वह ज्यादा हो जाएंगे, जैसे मैथ के साथ हुआ था। इसलिए अगर आप बायो लेने का प्लान कर रहे हैं तो मत लीजिएगा। सर मैं बहुत अच्छा बायो पढ़ाता हूं तो भी मत लीजिएगा। सर मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता तो भी मत लीजिएगा, केमिस्ट्री ले लो। सेकेंड सेक्शन, एक टाइम पीरियड था, बहुत पुराना टाइम पीरियड नहीं, आज के 3-4 साल पहले, जब टीचर की सैलरी नॉर्मली 40-50 लाख रुपए चली जाती थी। नॉर्मली 50 लाख रुपए तो चली ही जाती थी। पिछले साल मैंने खुद ने 70 से 80 लाख के 10 वैकेंसी भरे थे। इस साल मेरे पास सिर्फ 2 वैकेंसी आई 80 लाख की, उन्हीं कोचिंगों में।
ऐसा नहीं कि वो कोचिंग मैंने छोड़ दिया था या कुछ और हुआ था, सेम कोचिंग में 80 लाख के 2 वैकेंसी है मेरे पास। ग्रुप ऑफ द कोचिंग है, काफ़ी लिमिटेड है, 7-8 ही है ऑल ओवर इंडिया में जो इतना बड़ा पैकेज देते हैं। और 30 लाख की जो वैकेंसी आई मेरे पास वो लगभग 100 आई, जिनमें से 70 या 72 वैकेंसी मैंने भरे। इसका मतलब क्या है कि अब जो एवरेज सैलरी हो गया वो 30 लाख क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपने सुना होगा LN पटना में आ गया, LN लखनऊ में आ गया, आकाश एवरेज हर जगह खुल चुका है, PW हर जगह खुल चुका है, मोशन के ऑनर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वह भी लगभग हर जगह ओपन हो रहा है। तो क्या होगा कि बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ चुका है, यंग टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो एवरेज सैलरी जाने वाली है अब आज के 2 साल के अंदर, ये 2 साल में यह खेल चलने लगेगा, वह होगी 18 लाख रुपए। 30 लाख से कम हो जाएगी 18 लाख। तो ऐसे कंडीशन में करें क्या यार? और भी बिजनेस के बहुत सारे वर्कआउट हैं जिनको आप टीचिंग के साथ कर सकते हो, मैं कभी उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने एक चीज़ और बोला था कि सुसाइड का रेशियो कम हो, उसके लिए क्या करें? तो डियर पेरेंट्स, डियर टीचर, हम अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनको हम लाइफ की जो मेन बातें हैं उनको नहीं बता रहे। मेन बातें क्या हैं? 60 साल बाद मेरी मौत हो जाएगी, मैं अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं या रोडपति बन जाऊं, और मरने के बाद इनमें से कुछ भी अपने पास से जाने वाला नहीं। तो टारगेट तो हाई होना चाहिए कि मुझे 1000 करोड़ कमाना है, लेकिन उस 1000 करोड़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को उपनिषद पढ़ाना छोड़ चुके हैं, जो कि पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाएंगे तो वह डिप्रेस रहेंगे, वह 10 करोड़ कमा के, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो इतना लग्जरी बना रखी है ना, उन्होंने लग्जरी को ही काफ़ी ज़्यादा सपोज कर दिया है। मेरे हाथ में आईफोन है तब भी मैं खुश हूँ, सैमसंग है तब भी मैं खुश हूँ, नहीं है तब भी मैं खुश हूँ। इस अवस्था को पाना पड़ेगा और यह अवस्था बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि यू हैव टू थिंक अबाउट द फर्स्ट रैंक इन नीट, JEE, IIT, UPSC. You have to work for the first rank in NEET, JEE, IIT, UPSC. बट अगर वह रैंक नहीं आया, देन आफ्टर भी आपको खुश रहना है कि यू हैव गिवन योर बेस्ट। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी चीज़ों में आसक्ति ना रखें। मिल गया अच्छी बात, नहीं मिला और अच्छी बात, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए मैं अपना पूरा इफर्ट दूंगा, पूरा इफर्ट दूंगा। इफर्ट देने के बाद मैं भूल जाऊंगा कि वह मेरे से कितना ज़्यादा प्यारा था। दूसरी चीज़ है, हमारे जो मूवीज़ ने एक स्लो पॉइजन के रूप में प्यार मतलब लड़की भर दी दिमाग में, उसको लड़की के लिए पूरी दुनिया देखने लगी। इसलिए पॉर्न वगैरह देखने में हमारा इंडिया सबसे आगे चल रहा है, एवरेज टॉप 5 में चल रहा है। तो आपको उसको उस कल्चर से हटाकर न्यूज़पेपर में लगाइए, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ाइए। और न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि सलमान खान ने समोसा खाया कि नहीं खाया, यह वाला न्यूज़ नहीं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह दीजिए जिसमें आर्टिकल लिखे होते हैं, उसको पढ़ाइए उनको, उससे उसको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, मैं अगर एक सेक्शन देखूं कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली इंडस्ट्री कौन सी होगी, इसको भी देखना चाहिए। आप क्या है कि हम बच्चों को, इवन मेरे साथ भी यही सब हुआ था, हम बच्चों को डायरेक्टली लगा देते हैं कि जाओ और IIT JEE करो, नीट करो, UPSC करो। हम यह नहीं देखते कि जॉब प्रोवाइड कौन सी इंडस्ट्री कर रही है, कहाँ पर जॉब ज़्यादा मिल रहा है। मैं इस सेक्शन को लेना चाहूँगा अभी, यह पार्ट। जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूसर है वह है कंस्ट्रक्शन, देन ट्रेड। ट्रेड के लिए कोई IIT JEE नीट नहीं करने की ज़रूरत है। जो ट्रेड है वह सेकंड नंबर पे चल रहा है। मिसलेनियस सर्विस जैसे रियल एस्टेट, ब्रोकरेज, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बीटेक करने की या MBBS करने की। एजुकेशन, बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, जेम्स, फूड, लास्ट में फाइनेंशियल सर्विस।
कृपया कर मुझे बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा सर्विस है जिसके लिए आईआईटी और नीट करना जरूरी है। यह टॉप जॉब गिवर हैं, जो जॉब देते हैं, और हम इसी में नहीं हैं। हम वहां पर हैं जो थोड़ा बहुत कम जॉब देते हैं, बहुत कम जॉब देते हैं। इसलिए तो हमें डिप्रेशन आ रहा है लगातार। हम उसी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जहां पे कंपटीशन ज्यादा है। अरे घुसो ना इस इंडस्ट्री में, यहां पे कंपटीशन कम है। बच्चे को पैदा होते ही आईआईटी जेईई नीट में ना धक्का मारो, वहीं पे धक्का मारो जहां से वो अर्निंग प्रॉपर कर सके और आपको सिक्योर रख सके। थैंक यू। अगर मेरी किसी भी वचन से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स लॉट।